हेलो। गुड इवनिंग बहरा जी, कैसे हैं गुड आप? गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में कुछ सीखें। आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, आप कुछ कुछ स्टॉक्स भी ले रखे हैं, जितना मुझे जितना जानकारी है। तो लेकिन आपका जो समझ है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू से इसको समझें। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमने कुछ तो ले रखा है, लेकिन हमको ऐसे कुछ मालूम नहीं है कि कौन स्टॉक सही है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसका लॉन्ग रन में ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा में होना चाहिए, ये पता नहीं है। तो शुरू से आप बताइए। ऐसे हम सुन के एक दो दोस्त से कुछ ले रखे हैं। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत करेंगे हम स्टॉक को समझने के लिए कि हाँ। स्टॉक क्या है, कैसे शुरू होता है। तो स्टॉक क्या है कि आपके पास मान लीजिए एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है। आपके यहाँ पे काजू की खेती होती है, काजू आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिलता है। तो मान लीजिए कि काजू का बिजनेस अगर आप करना चाहें तो आपके पास उसके लिए रॉ मटेरियल्स है, उसके लिए आपके पास लेबर्स हैं, उसके लिए जो स्किल्ड लेबर्स चाहिए जो काजू को प्रोसेस कर सकते हैं वो आपके पास है। तो आप चाहते हैं कि आपका काजू का एक फैक्ट्री खोलें जिसमें आप काजू बना के प्रोसेस करके उसको बेचना चाहते हैं। तो आप अपना कंपनी खोलते हैं, उसका नाम देते हैं काजू किंग। ठीक है। ओके। तो अब क्या होता है कि आप मान लीजिए इस कंपनी को खोलने के लिए आपको लागत चाहिए 1 करोड़ की। हम्म। तो ये 1 करोड़, अब हर किसी के पास 1 करोड़ होता नहीं है, और लोग बैंक से लोन लेके बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते। तो लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्तों में से या फिर किसी के पास जिसके पास कुछ इन्वेस्टेबल पैसे हैं उसको जाके अप्रोच करते हैं। तो मान लीजिए इस 1 करोड़ में आपने 50 लाख लगाए और आपके एक दोस्त ने 50 लाख लगाए। ठीक है। ठीक है। तो अभी आपके जो दोस्त हैं वो आपके कंपनी के पार्टनर हैं। हम्म। ठीक है। अभी ये जो पार्टनर हैं इनको आप पैसे, बिजनेस आपका है, आइडिया आपका है, आप मैनेजमेंट भी आप ही कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम्म। मान लीजिए कि आप ये जो 50 लाख के बदले आप उनको 10% शेयर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10%, कंपनी अगर कल को 10 लाख रुपए कमाती है तो उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। नहीं, बाकी लेकिन ये 10% कैसे डिसाइड होगा? आप जैसे 1 करोड़ में से आप 50 लाख कर रहे हैं, दोस्त से 50 लाख ले रहे हैं, तो 50 हुआ ना। 10% से वो क्यों मानेगा फिर? नहीं, 10 वो इसलिए मानेगा क्योंकि उसका सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, बाकी हाँ। सारा मेहनत आपका है। आप इसको हैंडल भी आप ही कर रहे हैं, वो उसका पैसा लग रहा है। अच्छा। ठीक है, तो वो पैसे लगने के लिए वो उससे ज्यादा आपको शेयर्स नहीं मांग सकता। लेकिन ये आपसी समझौते से आप ये 10% का फिगर आप अपने बीच में बात करके आप इस पे आते हैं कि 10% के लिए मैं 50 लाख लेने के लिए तैयार हूँ बोल के, और आप 10% लेते हैं, उसके बदले में आपको 10% का प्रॉफिट शेयर करना होगा। ठीक। तो यहीं से शुरू हो जाता है हमारा शेयर का खेल कि आप एक प्रॉफिट को अपने कंपनी का शेयर कर रहे हैं। तो हम्म। एक हिस्सेदारी आप अपने कंपनी का किसी को दे रहे हैं। ठीक हम्म। है। तो मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके कंपनी की काजू बहुत बिक्री चालू हो गई, आपके पास प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा आना चालू हो गया। आप चाहते हैं कि आपका जो काजू है वो पूरे स्टेट में चले। तो हम्म। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको एक नया वेयरहाउस बनाना पड़ेगा, एक नया जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ एम्प्लॉयज रखेंगे, और आपका काजू का जो रॉ मटेरियल ला रहा था वो सारा चीज तो आपका खर्च बढ़ने वाला है। तो मान लीजिए कि आपको और 1 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये 1 करोड़ के लिए आप किसी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे पैसे लगाता है। हम्म। ये ये जो इन्वेस्टर है
इसको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर। राइट। ठीक है, ये एंजल इन्वेस्टर आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं कि आपके पास जो बिजनेस का आइडिया है वो अच्छा है। आप ये भी प्रूव कर चुके हैं कि आपको ये बिजनेस रन करना आता है। आप 1-2 साल में आपका जो भी प्रॉफिट है, बैलेंस शीट है, उसको देख के दिखा के किसी भी एक बड़े इन्वेस्टर को मनवा सकते हैं कि आपको ये पैसे देना उसके लिए अच्छा बात है बोल के। तो अच्छा। ये 1 करोड़ के बदले में उसको आप फिर से 10% शेयर देते हैं। अच्छा, तो पहला जो 50 लाख लगाया था वो हो गया पार्टनर, हाँ, और और अभी जो दूसरा जो 1 करोड़ लगाया ये हो गया आपका एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, अब देखिए, 1 करोड़ के बदले ये आपसे सिर्फ 10% शेयर्स ले रहा है। हम्म। ठीक है, तो 10% शेयर मतलब अभी इनिशियल फेज में क्या था कि कंपनी के 90% शेयर्स आपके नाम पे था। हम्म। ठीक है, 10% 10% आपके पार्टनर के नाम पे। पार्टनर के नाम पे था। हम्म। अभी आप ये 90% में से और 10% एक एंजल इन्वेस्टर को दे रहा है, तो अच्छा नया ये। नया मॉडल क्या हो जाएगा कि 80% आपका है, 10% पार्टनर का है, और 10% जो एंजल इन्वेस्टर था उसका है। अच्छा, पार्टनर का 10% वो फिक्स रहेगा, उसका कम नहीं होगा। नहीं, ये आप अपने खाते में से दे रहे हैं एंजल इन्वेस्टर को। अच्छा। हम्म। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है, आपका कंपनी का वैल्यूएशन शुरू हुआ था 1 करोड़ से। हम्म। तो ये जो इनिशियल मनी था इसको बोला जाता है सीड मनी। हम्म। ठीक है, 1 करोड़ से आपका शुरू हुआ था, और बाद में जब ये एंजल इन्वेस्टर आके 1 और करोड़ देता है, तो दो 1 करोड़ करोड़ के लिए ये 10% नहीं, 2 करोड़ नहीं है, तो 1 करोड़ के बदले में उसको 10% शेयर मिल रहा है। हम्म। तो आपका कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ हो गया ना। अच्छा। हाँ हाँ। तो हम्म। 10% का 1 करोड़, और आपका कंपनी का वैल्यूएशन अभी 10 करोड़ पे चल रहा है। ठीक है, हम्म। तो ठीक। इसके बाद जो आपका आपके पास नया पैसा आ गया है, 1 करोड़ रुपए आपका, आपके पास बिजनेस का सेंस भी आ चुका है, तो आप काजू किंग को स्टेट लेवल पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करा देते हैं, बहुत हिट हो जाता है। आप चाहते हैं कि आप नेशनल लेवल पे काजू किंग को लेके जाएं। ठीक है, ओके। तो ठीक है। उसके लिए हम लोग जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके। ठीक है, ये एंजल इन्वेस्टर से ज्यादा प्रोफेशनल रहते हैं, इनके पास और बड़ा पैसा रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो 5 करोड़ यूं ही निकाल सकता है। हम्म। तो वो आदमी अगर आपके बिजनेस को पसंद करता है, या फिर ये एक कंपनी हो सकती है, एक छोटी ग्रुप हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपको अभी इनिशियली आपके आइडिया पे और 5 करोड़ रुपए दे, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे आपकी कंपनी को लेना हम्म। चाह रहे हैं। तो हम्म। ये 5 करोड़ के बदले में आपको फिर से 10% या 7%, तो हम्म। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 10% रखते हैं, दस हम्म। परसेंट शेयर आपने और दे दिए वेंचर कैपिटलिस्ट को। हम्म। ठीक है, तो ये अभी आपका कंपनी में अभी आपका 70% है, 10% पार्टनर का था, 10% एंजल का था, और 10% हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट का। हम्म। ठीक है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट आपको 5 करोड़ रुपए देता है 10% के लिए, तो अभी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 50 करोड़। 50 करोड़। तो इस तरीके से, इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया अगर है, तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है एक कंपनी पता नहीं चलता देर में। तो ये जो इन्फोसिस, विप्रो, इन सब का कहानी यही है। ये लोग हम्म। बहुत छोटे कैपिटल से शुरू हुए थे, लेकिन इनका वैल्यूएशन एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। ठीक है, राइट। तो अभी जब आप बिजनेस कर रहे हैं इस पैसों से, आपका बिजनेस नेशनल लेवल पे भी मान लीजिए कि बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, तो आपका बिजनेस नेशनली बहुत एक्लेम्ड हो गया है, काजू किंग हर घर का काजू का पहला पसंद है, तो आप चाहते हैं कि अभी आप इंटरनेशनली यूरोप और यूएस में आप काजू बेचना चाहते हैं, वहां पे काजू का बहुत डिमांड है, ऐसा आपके जो मार्केट एनालिसिस से पता चला है। तो आप अभी आपको चाहिए 20 करोड़ रुपए।
तो ये 20 करोड़ रुपए आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास फिर से दो ऑप्शन है। आप किसी को इधर बोल सकते हैं, आप किसी बड़े आदमी को 20 करोड़ रुपए लगाने के लिए, या फिर आप से लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेना अच्छा बात नहीं होता है, क्योंकि वो डेट के ट्रैप में आप चले जाते हैं। लेकिन 20 करोड़ रुपए और किसी इंडिविजुअल से मांगने से अच्छा है, आप ये सोचते हैं कि मैं अभी अपनी कंपनी को इतना एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, कर चुका हूँ, कि मैं इसको पब्लिक से पैसे लूंगा। तो ये जो पब्लिक फंडिंग के लिए आप अपनी कंपनी से के लिए 20 करोड़ उठाना चाहते हैं, इसको बोला जाएगा आईपीओ। ओके। तो ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें आप मान लीजिए 20 करोड़ रुपए उठाना चाहते हैं, आप इसके बदले में 5% शेयर देना चाहते हैं। अच्छा, तो 5% शेयर के मतलब ये बदले जो में, 5% आप जो देंगे, ये हाँ, इसका कोई बेसिस है, कोई गाइडलाइन है, या आप जो अपने हिसाब से नहीं, डिसाइड इसका करें? बेसिस है। तो मतलब आपके प्रॉफिट स्टेटमेंट्स को देख के, आपका कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है देख के, आपके कंपनी का एक प्राइस पॉइंट तय होगा। तो बेसिकली आप जब ये आईपीओ निकालेंगे, तो आपके अभी इस टोटल जो शेयर्स हैं उसका डिवीजन हो जाएगा 10 रुपए का पर शेयर के हिसाब से। तो ये 10 रुपए जो होता है, ये एक फेस वैल्यू है। तो ठीक है। ओके। ये फेस वैल्यू के हिसाब से आपके टोटल जितना है, उतना शेयर्स आप अभी इशू करने वाले हैं। तो अभी आपके पास मान लीजिए टोटल पैसे कितने थे, तो 50 करोड़। 50 करोड़। 50 करोड़ का अभी जब 10 रुपए से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 करोड़ आपका शेयर्स निकलने वाला है। ये 5 करोड़ शेयर्स में से आप 5% देना चाहते हैं पब्लिक को। ठीक है, तो ओके। ये हो गया 25 लाख। 25 लाख। तो ये 25 लाख शेयर आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस कितना होगा वो आईपीओ का, वो तय होगा कि आपका फ्यूचर वैल्यूएशन कैसा है। फ्यूचर वैल्यूएशन एज इन कि आप मान लीजिए आज के डेट पे 100 रुपए कमा रहे हैं इस एक शेयर के बदले में। ऐसा तो नहीं होगा, 100 रुपए तो मैं ज्यादा बोल गया, 1 रुपए कमा रहे हैं मान लीजिए आज के डेट में एक शेयर के बदले में। ठीक है, तो एक साल में मतलब 1 रुपया इन्वेस्ट, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, दस हाँ, रुपया में अब एक साल में 1 रुपया एक प्रॉफिट। रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 1 रुपए है, ये आपका यूरोप बिजनेस और यूएस में जाने के बाद इसका वैल्यू कितना होने वाला है। मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये 25 रुपए होने वाला है। हम्म। ठीक है ना। तो 25 रुपए 10 साल बाद होने वाला है एक एक शेयर के लिए। तो मार्केट अपना एनालिसिस करके आपका हर शेयर को 250 रुपए के ऊपर ही रखेगी। 10 रुपया वाला शेयर आपका 250 रुपया हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप आज के डेट में कितना कमा रहा है कंपनी ये नहीं सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में कितना कमाएगा। तो मान लीजिए आप एक अपनी कोई सी पसंद की कंपनी बताइए। इन्फोसिस। इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का प्राइस अगर 1500 रुपए है, तो ये एक शेयर के बदले में 1500 रुपए नहीं कमा रही है आज के डेट में। ये एक शेयर के बदले में हो सकता है 200 रुपए कमा रही हो, या 100 रुपए कमा रही हो, या 50 रुपए कमा रही हो। तो हम जो 1500 रुपए दे रहे हैं, ये एक प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर के वैल्यूएशन के लिए। तो ये डेली बेसिस पे जो आपका उसका वैल्यू कम ज्यादा हो रहा है, ये क्या उस फ्यूचर को देख के चेंज हो रहा नहीं है? नहीं, उसके ऊपर हम लोग आएंगे बाद में। तो फिलहाल के लिए हम ये बस जानना चाह रहे हैं कि आईपीओ जो है, उसका प्राइस आपका फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपए है। लेकिन आपका ईच शेयर जो आईपीओ में जब लोग खरीदेंगे, वो 10 रुपए में नहीं खरीदेंगे, वो अच्छा, कुछ। एक बात यहाँ पे बताइए। हम्म, जैसे कुछ जगह पे हमने देखते हैं कि आईपीओ में जो रिपोर्ट आता है कि ये ओवर प्राइस्ड है। हम्म, कुछ जगह में ऐसा आता है कि ये प्राइस रीजनेबल है, इसको आप मतलब कोशिश करिए परचेज करने का। ठीक तो ये ठीक। जो ओवर प्राइस्ड और रीजनेबल, ये मतलब डिसीजन कौन लेता है? फार्म अपनी तरफ से जब आईपीओ के लिए जाएगा, जो हाँ, प्राइस डिसाइड करेगा, या कोई सेबी का गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग करते हैं? मतलब ओवर प्राइस नहीं, कैसे होता है? ये ये एक नॉर्मल, मतलब एक जनरल चीज बताइए, मेरे जैसा एक इन्वेस्टर हाँ,
तो हम लोग को कंपनी का जब आईपीओ निकल रहा है उसका वो देख के, डिटेल्स देख के, क्या ये समझ पाएंगे कि ये ओवर प्राइस्ड है या ये जेन्युइन रीजनेबल प्राइस है, हाँ, चुप इसको चुप। लिया जाए या ना लिया जाए, वो कैसे समझेंगे, वो बताइए। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, इसको पीई रेशियो बोला जाता है। ओके। ठीक है, तो हर कंपनी जब उसका आईपीओ निकलेगा, तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक पीई रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो मान लीजिए पीई रेशियो 20 है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर शेयर के बदले में कंपनी, मतलब प्राइस जो है कंपनी का, ये मान लीजिए प्राइस एक्स है, और उसका अर्निंग हर शेयर के बदले में 20 है। तो 20। ये उसका नहीं, ये पीई जो रेशियो। 20 है ये पर ईयर है। हाँ। पर है। और ठीक ये है। जो लास्ट जो खत्म हो गया था उसी में उसका यही है, मतलब हाँ, ये हर है वो। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका पी हर शेयर पे 20, मतलब अर्निंग है, हाँ। हाँ, तो अब मान लीजिए कि आपका जो सेक्टर है, मान लीजिए कि एक बैंकिंग का एक नया शेयर निकला है, आईपीओ। तो बैंकिंग का प्राइस टू अर्निंग लोग आजकल 40 हिसाब कर रहे हैं कि हम्म। 40 रुपए देने के लिए, मतलब 1 रुपए अगर वो कंपनी कमा रही है, तो उसके बदले में वो 40 रुपए का शेयर खरीदना चाहते हैं। अच्छा। तो मतलब ये बात क्लियर है ना कि अगर एक कंपनी आज 1 रुपया कमा रही है, और बैंकिंग सेक्टर का प्राइस अर्निंग 40 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज 1 रुपया अगर बैंकिंग का कोई कंपनी कमा रहा है, तो उसके शेयर को लोग 40 रुपए में खरीद रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो सिमिलरली आपका जो आईपीओ आया, वो जो कंपनी है उसका प्राइस अर्निंग क्या है, अगर मान लीजिए कि 20 है, और उसके सेक्टर में ये जो ये तो बैंकिंग सेक्टर का हम लोग एग्जांपल ले रहे थे। तो अगर 40 है बैंकिंग सेक्टर का पीई, और आपका आईपीओ का जो पीई है वो 20 है, तो आप बोलिए कि आपको ये कंपनी सस्ते में मिल रही है, महंगे में मिल रही है? अच्छा, मतलब 40 रुपया में है तो 20 रुपया में मिल रहा है, तो ये तो रीजनेबल मतलब लग रहा है, सस्ते में लग रहा है। सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में लोग 40 रुपए देना चाहते हैं 1 रुपए के अर्निंग के ऊपर। तो आपका जो कंपनी है वो 1 रुपए के अर्निंग के ऊपर 20 रुपए आपसे मांग रही है। तो ये रीजनेबल है। मान लीजिए कि आपका जो आईपीओ आ रहा है उसका पीई 40 ना होके 80 होता, तो ये अपने जो पियर्स कंपनी है, अपने जो बाकी उसी सेक्टर में जो कंपनियां हैं, उस वो लोग अपने 1 रुपए अर्निंग के बदले में 40 रुपए मांग रहे हैं, जबकि आपकी जो आईपीओ की कंपनी है वो 1 रुपए के अर्निंग पे 80 रुपए मांग रही है। हम्म। तो ये महंगा हो गया। अच्छा, तो पी से हमको डिसाइड करना है कि कंपनी का मतलब पास्ट परफॉर्मेंस में उसका क्या रिटर्न है ये उससे। मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, इससे कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। तो इसके लिए हमको और थोड़ा सा जानकारी लेने के बाद ये हम बता पाएंगे कि कैसा है कंपनी का वैल्यूएशन। ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ये समझे कि एक आईपीओ आया, और उसमें 5% के बदले में आपने 25 लाख शेयर दे दिए, और ये आईपीओ एक लिस्टिंग प्राइस पे ओपन हो गया। ठीक है। ठीक है, ये लिस्टिंग प्राइस मान लीजिए आपका 200 था। ओके। ठीक है, ये 200 मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे। लोग अगर बहुत एक्साइटेड हैं, तो ये 200 के बदले में थोड़ा ऊपर खुलेगा। जबकि लोग अगर निराश हैं और मार्केट गिर रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, तो ये लिस्टिंग गेम्स कम कम होगा। ठीक है। ठीक है, तो एक बार मान लीजिए ये लिस्टिंग हो गया, तो उसके बाद आपका जो स्टॉक है वो एक्सचेंज पे ट्रेड होने लगता है। हम्म। एक्सचेंज क्या है? वही जैसे आपका एनएससी, एनएससी है, बीएससी है, जो बीएससी है, और भी हैं, लेकिन मेजरली हम लोग इन लोग को जानते हैं। और ये एक्सचेंज मान लीजिए एनएससी पे ये अभी ट्रेड होना चालू हो गया। हम्म। तो अभी मेरे को ये आईपीओ मिला नहीं। ये आईपीओ मैं लेना चाहता था, ये जो आपका काजू किंग का कंपनी था ना, हम्म।
इसका सिंबल था के। ये मैं लेना चाहता था काजू किंग, लेकिन इसका एलोटेशन मेरे को हुआ नहीं। तो अब मेरे को काजू किंग लेना है। उसका आईपीओ का इनिशियल आईपीओ का प्राइस था कुछ 180। ये लिस्टिंग के दिन में 200 रुपए में खुला। हम्म। ठीक है। अभी काजू किंग मेरे को मिला नहीं। अब मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको मिला नहीं काजू किंग। तो मैं आपकी कंपनी को 200 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक अच्छा, है। इसीलिए लिस्टिंग गेन होता है, लिस्टिंग ज्यादा में हो जाता है। जी। जी। तो अब 200 में लिस्टिंग होने के बाद भी मैं इसको लेना चाहता हूं, और मैं 220 तक देना चाहता हूं आपके कंपनी के लिए। सिमिलरली कोई एक है जो इतना एक्साइटेड है, आपको पर्सनली जानता है, आपके बिजनेस पे बहुत फेथ है, उसको वो 220 पे भी खरीदना चाहता है। तो ये अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं आपके कंपनी को लेके, तो ये प्राइस पहले 200 पे खुला, फिर उसके अगले दिन 220 पे जाएगा, उसके अगले दिन 240 पे जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये मतलब मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर इसमें कंपनी का ऐसा कुछ इंक्रीज ग्रोथ नहीं हो रहा है। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये 2 दिन में मार्केट कंपनी का ग्रोथ हो गया ना। हम्म। ये 2 दिन में कंपनी का फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स मतलब कि ये जो एक शेयर के बदले में एक कंपनी कितना कमा रही है, जो पीई हम लोग निकाल रहे थे, अर्निंग पर शेयर बोलते हैं इसको, ईपीएस। एक कंपनी एक शेयर के बदले में कितना कमा रही है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो ये जो है, ये रोज रोज नहीं बदल रहा है। हम्म। तो 6 महीने में एक बार, सॉरी, एक क्वार्टर में एक बार इसका रिजल्ट निकलेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम अगर ईपीएस 30 था तो इस बार 30 का 33 बना है या 27 बन गया है। उस बीच में लेकिन जो मार्केट का मूवमेंट हो रहा है आपका काजू किंग का, वो मार्केट का सेंटिमेंट्स उसको मूव करा रहा है। ठीक है, समझ गया। राइट। ठीक है। तो तो ये 2-3 दिन बाद कभी कभी कोई आईपीओ जो गिर जाता है, जो लिस्टिंग हुआ था, ये इसी रीजन से कि सेंटिमेंट कम हो गया, लोग खरीद लिए, फिर उसका अपना हाँ, फिर पछता रहे हैं कि कंपनी पछता। उतना अच्छा है, जैसे कि इस बीच में जोमेटो की आईपीओ आया था। हाँ, जोमेटो का जो सजेशन था लोगों का कि ये ठीक नहीं है, हाईली प्राइस्ड है, लेकिन ये लोगों का रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा था, ये काफी ज्यादा में लिस्टिंग हुआ, फिर बढ़ गया। लिस्टिंग हुआ तो ये मतलब इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हाँ, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन जो प्राइस चार्ज किया जा रहा था वो 10 साल में भी कवर नहीं होगा। वो 20 साल लगेंगे उसके लिए। तो 20 साल आगे जो कमाएगा उसके लिए लोग आज से खरीदना चालू कर दिए, और 20 साल में आप नहीं जानते कि एक बिजनेस के साथ क्या क्या होगा। 20 साल में कई कंपनियां बंद हो जाती हैं, एटलीस्ट जो नई कंपनियां होती हैं। तो सिमिलरली आईआरसीटीसी एक इसका मोनोपोली है। तो ये मोनोपोली है इसका, इसके इसको 320 में वो लोग आईपीओ निकाले, लेकिन इसका लिस्टिंग डबल से ज्यादा हुआ, उसके बाद वो आज 5,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी आगे उतना कमा के देगी बोल के लोगों का मानना है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी देखे कि रोज रोज प्राइस मूव होता है, ये रोज रोज प्राइस मूव किस लिए होता है, मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से। तो काजू किंग का एक एम्प्लॉय है जो अ, अच्छा काम नहीं कर रहा था या कुछ बदमाशी किया था उसने, आप उसको निकाल दिए। वो बाहर आके ये बोलता है कि काजू किंग कंपनी बहुत खराब है, बैलेंस शीट में धांधली हो रही है, और ये बात मीडिया पे आ जाती है। ठीक है। तो इसका असर पड़ता है स्टॉक पे। अभी हर कोई जो 240 पे लिया था, वो कैसे इस स्टॉक से छुटकारा हो। 220 में जा रहा है, 200 में बिक रहा है, कितना में भी बिक रहा है, बस बेच दो। तो क्योंकि ये कत कम होने वाला है, इसमें धांधली हो रहा है, ये लोगों का मतलब सेंटिमेंट ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, तो लोगों का सेंटिमेंट्स अगर खराब हो गया तो ये अभी नीचे गिरना चालू हो जाएगा काजू लेकिन किंग का उसी टाइम में प्राइस। उसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो सेम है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको जो 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 इसको बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि काजू किंग का जो प्राइस कैसा है, अभी इसका प्राइस के बदले में प्राइस अर्निंग कितना चल रहा है, इसका
एक शेयर के बदले में कितना कमा रहा है एक कंपनी, इसका नेट प्रॉफिट क्या है, इसका नेट प्रॉफिट हो गया, इसका कैश फ्लो क्या है, ये रोज रोज नहीं पता चल रहा है। इसका जब क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल रहे हैं तब हमको इसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि सत्यम कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हैं, उसका सारा कुछ अच्छा है, ये सारा पैरामीटर्स में वो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जब नेक्स्ट क्वार्टर में उसका रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि अरे ये लोग धांधली कर रहे थे बोल के, ये लोग फेक प्रॉफिट शो कर रहे थे, ये जो कैश फ्लो था ये झूठ था, ये नेट प्रॉफिट झूठ था। तो इस बीच में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो इनसाइडर रहते हैं, जिनको पहले से ये बात पता होती है कि अगले क्वार्टर में इस कंपनी के साथ क्या होने वाला है। तो वो लोग पहले से सत्यम को बेचना चालू कर देंगे, या फिर काजू किंग में अगर वाकई में ऐसा है कि आपके यहाँ पे धांधली होती है, तो जो आपके पार्टनर्स हैं जिनको 10-10% के शेयर्स मिल रखे थे, वो लोग पहले से ही बेचना चालू कर देंगे अपना हिस्सेदारी। तो आपको जब तक ये क्वार्टरली का रिजल्ट आएगा ना, तब तक तब बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम लोग प्राइस को स्टडी करते हैं। नहीं, अभी मतलब सिस्टम पक्का नहीं है, जो सत्यम के साथ हुआ था अभी ऐसा अभी भी हो सकता है। हाँ, मतलब ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का गलत रिपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बीच में ही ऐसा हुआ था ना, तो 2018-19 के आसपास डिलॉयट ने ऑडिटिंग में कहीं कहीं धांधली किए थे। और वो जो आईएलएफएस का जो केस हुआ था, जिसमें मतलब वो ब्रदर्स टाइप का ही एक इशू है, लेकिन अब अपना वो जो आईएलएफएस था वो छोटा था। तो इसमें धांधली हो सकता है, एलआईसी में धांधली हो सकता है, धांधली हर कंपनी में हो सकता है। तो हम लोग अगर ये फंडामेंटल एनालिसिस के भरोसे रहेंगे तो क्वार्टरली, मतलब एक क्वार्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन तब अगर तक हम लोग तब प्राइस का तक स्टडी करेंगे तो हम लोग इमीडिएटली हमको पता चल सकता है कि कुछ खराब है या हम्म, फिर कुछ अच्छा होने वाला है। मान लीजिए कंपनी है जो लॉस में है, हम्म, अभी फिलहाल के लिए वो पिछले 8 क्वार्टर से इसको लॉस हो रहा है। रिसेंटली उसके बिजनेसेस में कुछ चेंज हुए हैं जिसके वजह से अगले क्वार्टर में उसको प्रॉफिट आने वाला है। तो ये चीज आप अगर प्राइस का स्टडी करेंगे तो आपको रिजल्ट से पहले पता चल जाएगा। कैसे स्टडी करेंगे प्राइस का बताइए। उसको बोलेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस।